जो भी रैंडमनेस उसके साथ एसोसिएटेड होगा वो सिस्टम के साथ, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यूनिवर्स में ग्रेजुअली क्या हुआ, रैंडमनेस और द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। आप एक पानी ग्लास ले लो, ठीक है, एक पानी का ग्लास ले लो, कुछ दिन वेट करोगे, उसमें से जो पानी जितना भी होगा उसमें से कुछ पानी एवापोरेट आउट हो जाएंगे, बाहर निकल आ जाएंगे। दैट मीन्स उसका भी रैंडम मोशन होने शुरू हो गया। आयरन का एक क्यूब लेके छत के ऊपर डाल दो, वो धीरे धीरे रस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी धीरे धीरे टूट जाएगा। तो हमारे सराउंडिंग में जितने भी सिस्टम्स है, दे हैव ए टेंडेंसी टू इंक्रीज देयर एंट्रोपी। उनका एंट्रोपी इंक्रीज, मे बी एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, मे बी एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, बट एंट्रोपी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जो भी सिस्टम नेचुरली हमारे चारों तरफ एग्जिस्ट करता है, एक लाइन अभी जो बोल रहा हूं उसको याद रखो, द कोई भी सिस्टम जो हमारे चारों तरफ नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है, जो भी सिस्टम हमारे चारों तरफ अभी नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें ग्रेजुअली एंट्रोपी क्या होगा, बढ़ रहा है। ठीक है, दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक्चुअली देखो, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नॉट इज नॉट इन योर केमिस्ट्री पोर्शन, लेकिन मैं आपको वही उसका भी फंडामेंटल्स बता देता हूँ, ठीक है, वरना फिर अब बाद में जब फिजिक्स पढ़ोगे तब भी आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, मैं आपको पूरा का पूरा बता देता हूँ। एक्चुअली थर्मोडायनामिक्स का 4 लॉ होता है, एक जीरोथ लॉ, एक फर्स्ट लॉ, एक सेकेंड लॉ, एक थर्ड लॉ। हमने पढ़ा है फर्स्ट लॉ और आज हम पढ़े सेकेंड लॉ, और जीरोथ लॉ एंड थर्ड लॉ ये फिजिक्स में पूरा है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया उसका बता देता हूँ। ठीक है, फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया गया है, नहीं चल रहा है, अच्छा। बाकी सबका उपासना थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट हबो। अब ऋषि प्रियांशु, नो सर, सर आमर स्टार्ट ହେଇନି। ओके, रितुल, सर थर्मोडायनामिक्स कोई मैकेनिक्स? हाँ क्या बोलो प्रियांशु? सर वही मैकेनिक्स ही तो थर्मोडायनामिक्स है ना? नहीं नहीं थर्मोडायनामिक्स अलग है, ठीक है, वो जो मैंने एमएस डेल्टा थीटा बोला था ना, वो वाला है थर्मोडायनामिक्स आएगा, कैलोरीमेट्री एंड थर्मोडायनामिक्स अलग आएगा। ठीक है, तो रितुल एक्चुअली जान पर रितुल तोर मन थी जीरोथ लॉ एंड थर्ड लॉ कहि परिबु? रितुल थर्ड लॉ को छाड़, जीरोथ लॉ टा कहलु, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहि परिबु? नो सर। हां, बट अरे जीरोथ लॉ पूरा सर थर्ड लॉ, सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ एगुरा अछि, वाले जीरोथ लॉ किछि तो लिखाय अच्छा, नथला। थर्ड लॉ टा कहलु कोन? सर कहूछि गोटे मिनिट मन पकाए। हो का मन पके का क्लास 10 में भी था, बट ऐसे तो कुछ नहीं था। कौन सा वाला? एंट्रोपी ऐसे नहीं क्या, वो 10th क्लास उसमें थोड़ी ना होगा, इसमें थोड़ा सा है ज्यादा। थर्मोडायनेमिक्स इतना वहां पर थोड़ी ना, मतलब ऐसे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ हुआ था क्या, ऐसे नहीं ना। 3 हाँ लॉ हाँ, पढ़े थे। वो तो अवोगाड्रोस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़े फिजिक्स थे। में था सर। फिजिक्स में था थर्मोडायनेमिक्स, अच्छा। था नहीं सर, थोड़ा शायद बता दिए। हाँ, क्योंकि कैलोरीमेट्री तो था लेकिन थर्मोडायनेमिक्स तो नहीं था। थर्मल कॉन्सेप्ट नहीं था सर हाँ सर खाली एग्जाम टाइम केतल रहबो? एग्जाम टाइम इवनिंग रे रखिवा सर। नोट्स हाँ, नोट्स आज आप ले जाना, ठीक है, आप पूरे हाँ 8:30 सर मैंने टोटल कितने मार्क? 30 सर मार्क्स। न्यूमेरिकल्स कितने रहबो, थ्योरी कितने रहबो? वो एक्चुअली देखो, CHSE का थोड़ा सा अभी से आपका मैं सिस्टम चेंज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका इस साल से क्या हो गया, आपका पैटर्न चेंज हो गया CHSE का। ठीक है, वो जो 50% मार्क MCQ एंड
50% लॉन्ग क्वेश्चन रहा तो ठीक है, तो CHSE स्टूडेंट्स का क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा एंड CBSE स्टूडेंट्स का वही सेम पैटर्न रहेगा। तो उसमें न्यूमेरिकल आएगा आपका 30 में से लगभग 12 मार्क का न्यूमेरिकल, बाकी 18 मार्क का थ्योरी, ठीक है, क्योंकि गैसियस स्टेट में इतना ज्यादा मतलब दोनों पूरा जितने प्रोपोर्शन में है उसी प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, आ जाएगा आराम से हो जाएगा, ठीक है। रितुल मन पड़ला ना नहीं? सर हाँ सर मोर फेब्रुआरी 2 सर एग्जाम अछि आ एथर ऑर्गेनिक आछि। तोर फेब्रुआरी 2 एग्जाम फेब्रुआरी 2 का कण तमरा सहोदय बोर्ड एग्जाम अछि, प्री बोर्ड अछि आंकर सेकेंडरी पिलांकर। सर हमर एमसीक्यू गोडा खाली सर हबो जदी लिंक आसीबो से लास्ट टाइम सर जेंति हितला सेंति गोटे एग्जाम हबो। एक पळास वेट मु कर दू। यस सर फेब्रुआरी 2 रुपा सहोदय प्री बोर्ड एग्जाम अछि, तो तमर भी एग्जाम से टाइम रे रखछंती। ओ ये सर हमर भी सेही टाइम रे हबो। ठीक है रितुल तो ना मन पड़नी। Sir, third law states that every substance has a finite entropy finite at entropy absolute zero temperature. at absolute zero temperature. अच्छा good. The entropy of a system approaches a finite value when its temperature attains to the absolute zero temperature. ठीक है, मैं आपको वो चीज समझा देता हूँ, वो आप पढ़ोगे, आप पूरा कैरनोट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर पढ़ाया जाएगा, ठीक है, फिजिक्स में आपको कैरनोट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर पढ़ाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग दैट इज एक्चुअली द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो थर्ड लॉ क्या है? बता रहा हूँ, थर्ड लॉ बता रहा हूँ, जिसमें आप कैरनोट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा थर्ड लॉ का स्टेटमेंट आपको समझा देता हूँ। थर्ड लॉ का स्टेटमेंट बोला कि द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम approaches a definite value when the temperature is absolute zero। अच्छा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किस टेम्परेचर को बोलते हैं? दैट इज 0 केल्विन। 0 केल्विन को बोलते हैं हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, थर्ड लॉ के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, कि अगर कोई सब्सटेंस मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में हम उसको रख रहे हैं, कोई सब्सटेंस को अगर हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में रख रहे हैं, तो मतलब अगर हम उसको एक 0 केल्विन को ले रहे हैं, तो ठीक है, अगर हम उसको 0 केल्विन टेम्परेचर को ले रहे हैं, तो इट इज ऑब्वियस दैट, आप खुद सोचो, कोई भी सब्सटेंस को, मतलब लेट इट बी वाटर को उसका फ्रीजिंग पॉइंट को अगर मैं ले जाऊं, तो ऑब्वियसली उसके साथ जो रैंडमनेस एसोसिएट होगा वो क्या हो जाएगा? पूरा सस्पेंड हो जाएगा और पूरा फ्रीज हो जाएगा। कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस को आप मतलब उसका पूरा टेम्परेचर को आप क्या कर लो, 0 कंसिडर, मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट तक ले जाओ, ठीक है, तो उसके साथ जो रैंडमनेस एसोसिएट होगा वो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, पूरा वो फ्रीज आउट हो जाएगा। फ्रीज का मतलब क्या होना? उसके साथ जो रैंडमनेस होता है वो पूरा कम हो जाएगा, पूरा वो क्या हो जाएगा? पूरा फ्रीज हो जाएगा, एक जगह पर वो पूरा कांस्टेंट रह जाएगा। वो कुछ आप देख सकते हो, वो जो कुछ जो मिड ईस्ट एशियन कंट्री है ना, मिड ईस्ट एशियन कंट्री, मतलब वो काजाकिस्तान, अफगानिस्तान, वो सब जगह में मतलब इतना टेम्परेचर कम होता है
कि वहां पर वो बकरी बाहर चर रहे होते हैं, वो फ्रीज आउट हो जाते हैं, ठीक है, वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, ठीक है। वहां पर धीरे धीरे टेम्परेचर इतना कम हो जाता है, ठीक है, बाहर घूम रहे होंगे वैसे वो फ्रीज हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा है, उनको वैसे लेके पूरा क्या कर लो, उनको वैसे लेके अगर आप कबाब बना दोगे पूरा क्रंची कबाब बन जाएगा, ठीक है। उतना कम टेम्परेचर से, ठीक है। तो रैंडमनेस जो होता है वो पूरा फ्रीज हो जाता है, ठीक है। कोई भी पार्टिकल अगर कुछ वेलोसिटी में मोशन कर रहा है, कुछ रैंडमनेस उसके साथ रह रहा है, तो जब वो क्या होता है कि उसका टेम्परेचर पूरा पूरा हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट ले जाते हैं, तो उसके साथ जो रैंडमनेस होता है, पानी ऐसे 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 मोशन कर रहा है, लेकिन जब हम उसको क्या करेंगे, एक जगह पर मतलब उसका अगर टेम्परेचर हम क्या कर लिए, फ्रीजिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट को टच करवा दिए, तो वो कंप्लीटली फ्रीज हो जाएगा, अभी वो मोशन नहीं कर पाएगा। पानी ऐसे 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 मोशन कर रहा है, उसको फ्रीज कर लो, वो फिर मोशन नहीं कर पाएगा। तो उसने यही चीज बोला, ये स्टेटमेंट यही चीज हमको बोला कि जब आप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कंसिडर करोगे, मतलब 0 केल्विन ऑफ टेम्परेचर, उपासना 0 केल्विन टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस अब, उपासना -273। ऐसो घरे बसी बसी की मुंडा ऐसा लड़े, तो अरे 0 केल्विन इज इक्वल टू -0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। आज निकालना उसको, उपासना ऋतुल मते डिराइव करिकी पठेइबो क्लास पर हाउ 0 केल्विन इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस मते डिराइव करिकी पठेइबो। So the entropy of a system approaches a definite value when the temperature is absolutely zero। जब टेम्परेचर पूरा 0 केल्विन को पहुंच जाएगा, तो हर कोई सिस्टम कुछ भी ले लो सिस्टम, हमारा फ्रिज का अंदर एक सिस्टम है, एक्वेरियम का अंदर एक सिस्टम है, हम जिस रूम में पढ़ रहे हैं वो भी एक सिस्टम है। तो वो सिस्टम के अंदर, वो सिस्टम को अगर हम क्या कर लेंगे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को मतलब पूरा 0 केल्विन को ले जाएंगे, तो उसके साथ जो रैंडमनेस एसोसिएट होगा, वो जो सिस्टम के साथ ये जो रैंडमनेस इधर 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 जो रैंडमनेस और जो एंट्रोपी एसोसिएटेड होगा, इट विल अटेन ए पर्टिकुलर वैल्यू। मतलब 0 केल्विन में उतना रैंडमनेस होना ही होना है। मतलब वो एक्वेरियम का पानी जो है उसका 0 केल्विन में रैंडमनेस एसोसिएटेड विथ दैट मॉलिक्यूल्स इज कांस्टेंट, दैट इज रिलेटेड विद 5 किलोजूल पर मोल। तो जब लेट इट बी, मैं कंसिडर कर रहा हूं वो मेरा एक्वेरियम का जो है पानी, ठीक है, तो उसको मैंने ले लिया 0 केल्विन टेम्परेचर को। तो 0 केल्विन टेम्परेचर में अगर मैं उसका एंट्रोपी काउंट करूं, तो 0 केल्विन टेम्परेचर में एक छोटा सा एक्वेरियम का, लेट इट बी, एक छोटा सा एक्वेरियम को मैंने ले लिया, 0 केल्विन टेम्परेचर में 5 किलोजूल पर मोल है। वही एक्वेरियम को मैं इस रूम के अंदर रखूं, या फिर छत के ऊपर रखूं, या फिर टावर के ऊपर रखूं, या फिर जमीन में गाड़ दूं, कुछ भी करूं, कोई भी जगह पर रखूं, तब भी मतलब वो जो एक्वेरियम है, एक्वेरियम को मैं कहीं पर भी रखूं, जमीन के अंदर डाल दूं, मोबाइल टावर के ऊपर लटका दूं, रितुल के सर के ऊपर लटका दूं, कुछ भी करूं, लेकिन जब 0 केल्विन टेम्परेचर जब मैं उसके ऊपर अप्लाई करूंगा, तो उसके साथ जो रैंडमनेस एसोसिएट है वो 5 किलोजूल पर मोल कांस्टेंट, पूरा रैंडमनेस एसोसिएटेड विद द सिस्टम एट 0 केल्विन टेम्परेचर इज 5 किलोजूल पर मोल, इरेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम कहां पर है, क्यों है, कैसे है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है।
आया समझ में हुसैन साहब? सबको आया? रितुल, ऋषि, उपासना, सबको आया? सर हम्म। सर बाकी सब टेम्परेचर में क्या लोकेशन पे भी डिपेंड करता है? हाँ, बाकी सब टेम्परेचर में वो डिपेंड करता है एम्बिएंट कंडीशन का, प्रेशर कितना है, एम्बिएंट कंडीशन का मतलब वहां पर वॉल्यूम कितना है वो एक्वेरियम का, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उपासना कोडी पुष्पाइलुनी। अच्छा, तो ये हो गया थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, जिसमें कैर्नोट इंजन आएगा, Q1 Q2, वो एफिशिएंसी वो मैं नहीं जाता हूँ उतना। Now we will go for another law, zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics is also as per a zero, मतलब वो जीरो की तरह ही लगता है, मतलब वो आइडिया जो कि आप खुद भी निकाल सकते हो, ठीक है। zeroth law of thermodynamics हमको क्या बोला? मैंने इधर ए सिस्टम रखा, बी सिस्टम रखा, यहाँ पर सी सिस्टम रखा, ठीक है, तीन अलग अलग सिस्टम मैंने रख लिया, ठीक है। ए रखा, बी रखा एंड सी रखा, ठीक है। तो उसने बताया कि अगर ए एंड सी के अंदर एक कनेक्टिंग लिंक है, सी एंड बी के अंदर एक कनेक्टिंग लिंक है, मतलब ऑब्वियसली देखो एक चीज कि ए के अंदर मैंने गर्म पानी रखा हुआ है जो कि सी के कांटेक्ट में है, बी के अंदर मैंने ठंडा पानी रखा हुआ है, इवन दैट इज आल्सो इन कांटेक्ट ऑफ सी। तो ए गर्म पानी मैंने रखा ए में, सी में मैंने थोड़ा सा मॉडरेट वाटर रखा, फिर बी में पूरा ठंडा पानी रखा, सी में क्या किया उसी तरह मॉडरेट वाटर है। तो ऑब्वियसली अगर ए में मैं गर्म पानी रख रहा हूं, तो अगर ए में मैं गर्म पानी रख रहा हूं एंड सी में नॉर्मल वाटर मैंने रखा हुआ है, तो ए और सी के अंदर ऑब्वियसली हीट एनर्जी ट्रांसफर होगा या नहीं? ऑब्वियसली हीट एनर्जी ट्रांसफर होगा ए एंड सी के अंदर। बी में मैंने ठंडा पानी रखा, पूरा आइस वाटर रख लिया, सी में मैंने नॉर्मल वाटर रख लिया, तो सी और बी के अंदर भी क्या होगा? हीट एनर्जी ट्रांसफर होगा या नहीं? ऑब्वियसली सी एंड बी के अंदर हीट एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो पहले ए एंड सी के अंदर होगा हीट एनर्जी ट्रांसफर, तो धीरे धीरे ए एंड सी के अंदर, धीरे धीरे ए और सी के अंदर जब हीट एनर्जी ट्रांसफर होगा, जब ए एंड सी के अंदर हीट एनर्जी ट्रांसफर होगा, धीरे धीरे दोनों क्या हो जाएंगे? इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेंगे। ए में गर्म पानी था, वो धीरे धीरे क्या करेगा? सी का जो पानी था उसको भी गर्म करने लगेगा, तो ए एंड सी विल रिमेन इन थर्मल इक्विलिब्रियम। देन सी एंड बी, सी एंड बी, बी पूरा ठंडा पानी, सी नॉर्मल वाटर है, तो ये दोनों भी क्या होंगे? एक दूसरे के साथ हीट एनर्जी एक्सचेंज करके, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ हीट एनर्जी एक्सचेंज करके क्या बन जाएंगे? दे विल ऑल्सो रिमेन इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको बोला कि व्हेन टू सिस्टम्स, मतलब यहां पर ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, with a third system that is C. When two systems are in thermal equilibrium with a third system that is C, C के साथ वो क्या हुआ है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है, then the two systems
मतलब A and B will also remain in thermal equilibrium. अगर A C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, B C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इनडायरेक्टली A और B एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। उसने उस यही स्टेटमेंट में ये बोला, दैट इज द 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आया हुसैन साहब? आप सबको आया समझ में? 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है क्या? सर आउटरे आउथर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम रे अछंती, माने ए रे जहा हीट एनर्जी थी सी सी को दब, सी रे जहा हीट एनर्जी ए अब्जॉर्ब करिवो। दी जन जाक टेम्परेचर धीरे धीरे कोन करथुवे, निज निज भितर समान करथुवे। देन सी एंड बी भी कोन करथुवे, धीरे धीरे निज निज भितर कोन करथुवे, टेम्परेचर समान करथुवे। ए एंड सी निजे करथुवे, देन सी एंड बी निज निज भितर करथुवे, ठीक अछि। तो से कहला जदि ए एंड सी निज भितर करछन, सी एंड बी निज भितर करूछंती, तो धीरे धीरे कोन हबो, दी जन जाक थर्मल इक्विलिब्रियम अटेंड करि जिवे। दी जन जाक कोन हबो, थर्मल इक्विलिब्रियम अटेंड करि जिवे। माने ए एंड बी भितर कोन हबो, थर्मल, माने ए एंड सी थर्मल इक्विलिब्रियम, त माने ए समान होची धीरे धीरे का सहित, सी सहित। देन धीरे धीरे सी भी बी सहित समान होची, तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली ए एंड बी समान हलानी। ऋतिका यस सर, अनिला यस सर। समझ से जान पालो एटा? थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब तो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है ना? नहीं, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब नेट चेंज इन हीट एनर्जी, और मतलब नेट एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी विल बी जीरो, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब नेट एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी विल बी जीरो। हाँ, तो ऑब्वियसली आप जो बोल रहे हो कि टेम्परेचर ए और सी का इक्वल होने से ही उन लोगों का क्या हो जाएगा, जो दे विल रिमेन इन द थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। लेकिन वहां पर मास ऑल्सो कैरीज ए फैक्टर, ठीक है। हमेशा नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि ए में गर्म पानी है और सी में ठंडा पानी है, मतलब नॉर्मल वाटर है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ए से सी को ट्रांसफर होगा। वी हैव टू आल्सो सी फॉर इट्स मास, हमको ए का मास और सी का मास को भी कंसिडर करना है, ठीक है। ऐसे आप नहीं बोल सकते हो कि ए में मैंने गर्म पानी रख लिया, ए में मैंने 2 ग्राम का गर्म पानी रखा, सी में मैंने रखा हुआ है लगभग 1 kg ऑफ वाटर मैंने रखा हुआ है, 1000 ग्राम ऑफ वाटर मैंने रखा हुआ है एट 20 डिग्री सेल्सियस, सॉरी एट ले लो 50 डिग्री सेल्सियस। सो दैट डजंट मीन कि बी से सॉरी ए से सी को क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी जाएगा। ए में मैंने पूरा गर्म पानी टक वाला गर्म पानी पूरा रख लिया हुआ है, 120 डिग्री सेल्सियस का गर्म पानी मैंने रख लिया है ए में मैंने 120 तो नहीं, ए में मैंने लगभग 80 डिग्री का गर्म पानी रखा हुआ है, ठीक है। तो 80 डिग्री सेल्सियस का गर्म पानी मैंने ए में रखा हुआ है, लेकिन सी में मैंने रखा हुआ है 50 डिग्री का वाटर, ठीक है। लेकिन ए में मैंने 2 ग्राम का सब्सटेंस लिया हुआ है, सी में मैंने 1000 ग्राम का सब्सटेंस लिया हुआ है। तो वहां पर आप नहीं बोल सकते कि ए से सी को हीट एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, ऐसा है नहीं, ठीक है। वी आल्सो हैव टू गो फॉर इट्स मास। इसीलिए थर्मल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं ना, दो सिस्टम के अंदर अगर नेट हीट एनर्जी चेंज इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर नेट हीट एनर्जी चेंज इक्वल टू 0 हो गया, उसको हम बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो दैट इज द 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। ये हो गया आपका 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया। नाउ वी विल गो फॉर 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बाद अभी हम आएंगे 0th गया, फर्स्ट गया, सेकंड गया एंड थर्ड गया, ठीक है। तो जो 4 लॉ होते हैं थर्मोडायनामिक्स का मैंने आपको बता दिया। नाउ वी विल गो फॉर जो गिब्स इक्वेशन मैंने बोला था, ठीक है, जो मैंने आपको गिब्स इक्वेशन बोला था उसके